Hi everyone, I hope you guys are fine. So we'll be starting our science and technology course today and हमारा first lecture would be about nanotechnology. So nanotechnology पे specifically application based questions ही आते हैं which are comparatively on an easier side. ठीक है, बट ये समझने के लिए हमको बैक हैंड जाके कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी. सी कॉन्सेप्ट दो रीजंस की वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन किस बारे में है. एंड दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट पे स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं आते हैं बट कभी कभी बाउंसर क्वेश्चंस आ जाते हैं. जैसे 2021 में ब्लू एलईडी पे क्वेश्चन आया था. तो अगर आपको पता है नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है तो यूड बी ईजिली कॉम्प्रिहेंड कि ये क्वेश्चन नैनोटेक पे है या नहीं है. ठीक है, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे डिटेल्ड इंडेक्स दे रखा है एंड आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ इसको अपने रिवीजन के लिए यूज़ करो. सी यहाँ पे खाली स्पेस भी है एंड मान लो आप कुछ भूलते हो, आप उसी टॉपिक के आगे वो नोट कर लेते हो ताकि आप इंडेक्स से ही रिवाइज कर सको ईजीली. ठीक है, सो नाउ मूविंग टू नैनो टेक्नोलॉजी. अब देखो, ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मेक श्योर कि आपको हर टेक्नोलॉजी के डिफिनेशन अच्छे से याद हो, क्योंकि कभी कभी वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं. क्वेश्चन का आधा पार्ट ही होता है व्हाट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी या फिर व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी. सो ये एकदम अच्छे से डिफिनेशंस याद कर लो. सी, नैनो टेक्नोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ मैनिपुलेटिंग मैटर एट द नैनो स्केल. नाउ व्हाट इज़ नैनो स्केल? सी जनरली क्या है ना, हम कुछ भी मेजर करना होता है तो मीटर में ऑपरेट करते हैं. जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं आपकी हाइट कितनी है, यू वुड से अराउंड 1.65 मीटर. ठीक है, बट नैनो स्केल की बात करें तो यही हो जाएगा 10⁻⁻9 मीटर. सी यहाँ पे है ना, नैनो टेक्नोलॉजी इज द साइंस ऑफ मैनिपुलेटिंग मैटर एट द नैनो स्केल, द रियल्म ऑफ 10⁻⁻9 मीटर्स. ठीक है, जैसे कि मान लो कोई पतली सी चीज़ ले लो, फॉर एग्जांपल एक हेयर का स्ट्रैंड ले लो, एक स्ट्रैंड. ठीक है, इसका भी जो थिकनेस होता है वो होता है अराउंड 1000 नैनोमीटर. आप समझ रहे हो कि इसके भी 1000 गुना लेवल पे जाके चीज़ों को हमें समझना है. अब क्या होता है कि किसी भी चीज़ की साइज़ में चेंज आने की वजह से उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आने लगते हैं. सी फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई रॉक है, ठीक है, एंड यहाँ पे उतना ही अमाउंट में रेत है, बालू, जो हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं. ठीक है, अब इसमें केमिकली कोई चेंज नहीं है, बस साइज़ का चेंज है. ये एक सॉलिड रॉक है और ये उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. ठीक है, अब यहाँ पे विंड एक्शन लग रहा है, इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. यहाँ पे विंड एक्शन लगेगा, ये डिस्प्लेस होने लगेगा, उड़ जाएगा यहाँ से. अब ये चेंज आया क्यों? क्योंकि ये छोटी साइज़ है और ये बड़ी साइज़ है. तो इस चेंज का रीज़न क्या हुआ? साइज़ इज़ द रीज़न. तो जब भी साइज़ की वजह से कोई भी स्पेशल इफेक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं क्वांटम इफेक्ट. क्वांटम इफेक्ट क्यों बोलते हैं? कहाँ से आ रहा है ये? साइज़ से आता है क्वांटिटी, एंड क्वांटिटी की वजह से कोई चेंज हो रहा है या कोई स्पेशल इफेक्ट आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्वांटम इफेक्ट. ठीक है, अब नैनो टेक्नोलॉजी में इन्हीं क्वांटम इफेक्ट्स के बारे में हम लोग को समझना है. ठीक है, अब क्या होता है, कोई भी मटेरियल होता है वो किससे बना होता है? एटम से बना होता है. वी ऑल नो एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है. इनसाइड एटम अगर हम देखें तो ये न्यूक्लियस होता है एंड देन यहाँ पे ऑर्बिट होता है. न्यूक्लियस में आपका न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है. ये आपका न्यूक्लियस में होता है और यहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, देखो ये चीज़ें आपको याद नहीं करनी है बट ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ताकि आप एक बार चीज़ों को अच्छे से समझ लो तो आपको फिर सोचना ना पड़े कि ये क्यों हो रहा है. ठीक है, वी ऑल नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है, अब सॉलिड में क्या होता है, अगर हम एटम लेवल पे एग्जामिन करें तो सॉलिड कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, सॉलिड पैक्ड होता है. लिक्विड थोड़ा सा लूजली पैक्ड होता है, ऐसा हो सकता है. और गैस जो होता है वो हमारा
बहुत लूज पैक्ड होता है, एटम्स बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो सॉलिड है, अगर इसको हम एटम लेवल पे एग्जामिन करें, देखो एटम लेवल पे अगर हम देखेंगे तो कोई सॉलिड कैसा दिखेगा, ये न्यूक्लियस, देन ये ऑर्बिट, न्यूक्लियस ऑर्बिट, न्यूक्लियस ऑर्बिट, न्यूक्लियस ऑर्बिट। सिमिलरली यहाँ पे भी ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरिया आएगा ना ये, जहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिट होगी, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिट, इसी को हम बोलते हैं बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी, ठीक है। सो क्या होता है कि ये जो ऑर्बिट है इसी में इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन्हीं बैंड्स में ही इलेक्ट्रॉन ऑपरेट करते हैं। बैंड दो तरह के होते हैं, एक आपका होता है वैलेंस बैंड एंड एक होता है कंडक्शन बैंड। अगेन आपको ये बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको मैकेनिज़्म समझ में आ जाए, ये बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मान लो क्या होता है, वैलेंस बैंड है मान लो ये, और ये कंडक्शन बैंड है। देखो अब जैसे कोई सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, यहाँ पे एक बैंड बन रहा है, यहाँ पे एक बैंड बन रहा है, ऐसे ही बहुत सारे बैंड बन रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे एक वैलेंस बैंड होता है, ये कंडक्शन बैंड है। तो क्या होता है कि जब भी आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो ये मूव करके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके यहाँ पे जाएंगे, और इसी को बोलते हैं हम फ्लो। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करती है और ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि किसी किसी सॉलिड में मान लो यहाँ पे कंडक्शन बैंड है एंड यहाँ पे वैलेंस बैंड है, ठीक है। अब एक ऐसा सॉलिड है जहाँ पे कंडक्शन बैंड यहाँ पे है एंड वैलेंस बैंड यहाँ पे है, और एक ले लो और सॉलिड जहाँ पे कंडक्शन बैंड यहाँ पे है और वैलेंस बैंड यहाँ पे है। सो वी कैन सी यहाँ पे इजीली इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हो जाएगी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर। यहाँ पे थोड़े टाइम में होगी, ये क्या हो गए, सेमीकंडक्टर। और यहाँ पे तो शायद नहीं होगी, बहुत टाइम लगेगा या बिल्कुल ही नहीं होगी, तो इसको हम बोल देंगे इंसुलेटर, ठीक है। अब हमको समझना है कि क्वांटम इफेक्ट्स ऑपरेट कैसे करते हैं, हाउ क्वांटम इफेक्ट्स ऑपरेट। उसके पहले मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि हमने क्या पढ़ा है अभी तक। सी, ये हो गया साइज़ की बेसिस पे किसी भी मटेरियल में क्या क्या चेंजेस आते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंज हो सकती है, कलर इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, देखने में थोड़ा अलग लग सकता है, केमिकल रिएक्शन उसका चेंज हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट, वेटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपकी चेंज हो सकती हैं साइज़ के बेसिस पे। और जब भी साइज़ की बेस पे या क्वांटिटी के बेस पे कोई चीज़ बदलती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कुछ जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स आते हैं उनको हम बोलते हैं क्वांटम इफ़ेक्ट्स, ठीक है। अभी मैंने आपको बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के बारे में बताया कि जब एटम्स सॉलिड में एक साथ पैक होते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनके ऑर्बिट्स में होते हैं, तो ब्रॉड एनर्जी बैंड्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मान लो सॉलिड का अरेंजमेंट है, यहाँ पे बैंड बना, यहाँ पे बैंड बना, ऐसे करके बहुत सारे बैंड बनेंगे। अब यहीं पे तो ओवरलैपिंग हो रही है, इसी रीजन में तो ओवरलैपिंग हो रही है, इसी रीजन में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं और यहीं पर बैंड की ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो इन बैंड्स का अरेंजमेंट होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि ये जो एटम्स हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं। ये टाइट पैक्ड हैं इसलिए यहाँ पे बैंड बन जा रहा है। मान लो यहाँ पे एटम्स होंगे, ये बैंड बन गया, यहाँ पे एटम्स होंगे, ऐसे, ठीक है। तो अगर साइज़ बदलेगा तो ये एटम्स का अरेंजमेंट भी बदलेगा और फिर प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्वांटम इफेक्ट, ओके। अब हमने देख लिया कि नॉर्मल सॉलिड्स में ये कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड थ्योरी चलती है, बट अब हमको देखना है कि हाउ क्वांटम इफेक्ट्स
ऑपरेट। ठीक है, क्वांटम इफेक्ट्स कैसे ऑपरेट करते हैं। अब देखो, क्वांटम इफेक्ट की वजह से जब साइज़ चेंज होता है तो प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज हो जाती है। देखो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मान लो ये 1 मीटर का क्यूब है, कोई सॉलिड है और ये कंडक्टर है। ठीक है, इसमें पार्टिकल्स ऐसे अरेंज हैं, टाइटली पैक्ड हैं। ठीक है, बट अगर हम इसी को 10⁻⁻9 मीटर पे देखेंगे, यानी नैनो स्केल के लेवल पे आ जाएंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। आप समझो, जैसे ये 1 मीटर का है, इसको तोड़ते 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 अगर हम 10⁻⁻9 मीटर तक आ गए, मान लो इसको जूम कर दिया, तो ये कैसा दिखने लगा। ये गैप जो है ये ज़्यादा दिखने लगेगा। ऑब्वियसली रियल में तो ये ऐसा है, इतना है ये। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे गैप ज़्यादा हो गया, तो ये कैसे काम करने लगेगा, ये सेमीकंडक्टर की तरह काम करने लगेगा। तो साइज़ की वजह से प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जा रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो पहला चेंज आया क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से, वो आया चेंज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हमने देखा कैसे सॉलिड सिर्फ साइज़ के चेंज की वजह से जो पहले कंडक्टर था वो अब सेमीकंडक्टर की तरह काम करने लगा। देखो, बैंड थ्योरी अगर मैं पढ़ाने लगूँ तो अलग से इस पर 1 घंटा लग सकता है, बट इस पर क्वेश्चंस आएंगे नहीं। एंड हमें फोकस करना है कि हम मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालें। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। सो हमने देखा कि ये क्वांटम इफेक्ट ही है जो कन्वेंशनल मटेरियल साइंस को नैनोटेक से डिफरेंट बनाता है। ठीक है, दिस इज़ द बेसिस। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे पार्टिकल्स श्रिंक करते रहते हैं नैनो स्केल की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होने लगेंगे। इसी को हम बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं क्वांटम कन्फाइनमेंट। ठीक है, अगेन ये मैं एक थॉट एक्सपेरिमेंट से आपको बता रही हूँ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि इस पे हमको साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। ठीक है, इस पे हमको एप्लीकेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ओके, ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक, सो आप इस टेबल की हेल्प से समझ सकते हो कि कोई भी बल्क मटेरियल है वो नैनो मटेरियल में चेंज होता है तो कैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। जैसे बल्क मटेरियल में एनर्जी बैंड्स कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हमने देखा कि ये यहाँ पे टाइटली पैक्ड होके क्वांटम कन्फाइनमेंट होती है और फिर वो साइज ट्यूनेबल प्रॉपर्टीज़ उसकी बन जाती हैं। देन बल्क मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत फ्रीली मूव करते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट होती है तो उन्हें स्पेस छोटी मिलती है, और उसकी वजह से हम देखेंगे कि सेम मटेरियल जो है वो अलग अलग कलर की लाइट्स एमिट कर सकता है। ठीक है, केवल साइज़ पे डिपेंडेंट होता है। सेम काइंड ऑफ मटेरियल अलग अलग साइज़ का होगा अगर, तो वो अलग अलग लाइट भी एमिट कर सकता है। ठीक है, सी, दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोग को याद करनी है वो है कि जितना स्मॉल पार्टिकल होगा, ठीक है, उतना ही उसका बैंड गैप लार्ज होगा, और जो लार्जर पार्टिकल होगा उसका बैंड गैप स्मॉल होगा। ठीक है, एंड वी नो कि ये वेब क्योर ये सीक्वेंस होता है और ये जो है वो सबसे लो एनर्जी लाइट होती है। ठीक है, सो जो लार्जर पार्टिकल होता है उसका बैंड गैप स्मॉल होगा और वो सबसे लो एनर्जी लाइट, दैट मीन्स रेड कलर की लाइट एमिट करेगा। ठीक है, ये पूरा बेसिस होता है साइज ट्यूनेबल नैनो मटेरियल्स का, जैसे कि क्वांटम डॉट्स। नाउ दूसरा जो चेंज होता है वो होता है चेंज इन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। हम किसी चीज़ को कैसे देखते हैं, लाइट इस पे आती है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितना अमाउंट रिसीव करके वापस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसी बेसिस पे हम चीज़ों को देख पाते हैं कि वो चीज़, हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ किस कलर की दिखेगी, वो इलेक्ट्रॉन्स कितना अमाउंट ऑफ लाइट एमिट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे नॉर्मल जो बल्क गोल्ड होता है जो हमें येलो कलर का दिखाई देता है, अगर उसको हम नैनो स्केल पे देखेंगे उसके नैनो पार्टिकल्स को, तो वही येलो कलर का गोल्ड हमें वाइन रेड कलर का दिखाई देगा। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि नैनो स्केल पे वेवलेंथ चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है, लेट मी एक्सप्लेन यू। सी, जैसे ये बैंड्स हैं, तो क्या होता है कि जब लाइट पड़ती है यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन बैंड्स पे, एंड ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ अमाउंट होता है लाइट का जो रिसीव करके
और फिर थोड़ा अमाउंट ट्रांसमिट करते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई पर्टिकुलर कलर दिखाई देता है। तो से ये फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये नॉर्मल स्टेट पे ये बैंड्स हैं, ठीक है, बट नैनो स्केल पे क्या होता है, यही जो बैंड्स हैं वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ तक जा सकता था, अब वो केवल यहीं तक जाएगा, विच मीन्स कि उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी। तो ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट करने लगेगा, जिसकी वजह से हमें बल्क में जो कलर दिख रहा था वही नैनो स्केल पे सेम मटेरियल के लिए दूसरा कलर दिखाई देगा, ठीक है। और यही होता है गोल्ड के साथ, जो मैंने आपको बताया कि गोल्ड हमें नैनो स्केल पे वाइन रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद ये देखो क्वांटम कन्फाइनमेंट की डेफिनेशन है, इसको आप अच्छे से याद कर लो। क्वांटम कन्फाइनमेंट इज द फिनोमेना दैट अकर्स व्हेन द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज रिस्ट्रिक्टेड इन वन और मोर डायमेंशंस, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्शन जो है वो एनर्जी स्पेक्ट्रम को क्वांटिसाइज्ड बना देता है, ठीक। नाउ एज आई टोल्ड यू, हमारे लिए एप्लीकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो सी एलईडी और क्यू एलईडी में क्या डिफरेंस होता है। जैसे आई हैव टोल्ड यू कि ये जो बैंड लेवल्स हैं, यहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट ये रिसीव कर रहे हैं और यहाँ बैंड्स पे ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, फिर जब ये लाइट आती है तो ये फिर एनर्जी के हिसाब से जितनी एनर्जी यहाँ पे रिसीव होगी वो थोड़ा ट्रैवल करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो मान लो अब हम इसको नैनो स्केल पे लेके जाते हैं, तो यहाँ पे बैंड्स ऐसे हो जाते हैं और हम देख सकते हैं कि मान लो ये दो बैंड है, इसमें एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर रही है एंड देन कमिंग बैक अगेन। तो अब हम बता सकते हैं, मान लो हम ब्लू कलर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ भी ब्लू होगा, यहाँ भी ब्लू होगा, यहाँ भी ब्लू होगा, बट एनर्जी लेवल की डिफरेंस की वजह से हम कह सकते हैं, मान लो ये नेवी ब्लू है, ये थोड़ा ब्लू का लाइटर शेड है, ये ब्लू का मीडियम शेड है, बट यहाँ पे सारे शेड सेम होंगे। सारे शेड्स अगर सेम होंगे तो अब आप मुझे बताओ व्यूइंग एक्सपीरियंस किसका ज़्यादा बेटर होगा। ऑब्वियसली इसका ज़्यादा बेटर होगा, क्लियर विजन इसमें आएगा। यही होता है क्यू एलईडी में, विच इज़ क्वांटम डॉट एलईडी, ठीक है। इसमें हम इन्हीं क्वांटम इफेक्ट्स का यूज़ करके ये जो हमारे बैंड्स होते हैं यहाँ पे एनर्जी लेवल्स को और वेवलेंथ्स को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से हम एक बेटर एक्सपीरियंस क्रिएट कर पाते हैं, जैसे कि विजन क्लियर हो सकता है या फिर क्वालिटी क्लियर हो सकती है, कलर कॉम्बिनेशन क्लियर हो सकते हैं। उसी को हम क्वांटम डॉट एलईडी बोलते हैं। देन हमारे पास एक और चीज़ होती है पेरोस्काइट एलईडी। इसमें क्या होता है, ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होती है, इसको नेक्स्ट जनरेशन लाइटनिंग डिवाइस भी बोलते हैं, जिसमें पेरोस्काइट नैनो क्रिस्टल्स को यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिकली जो एलईडी और क्यू एलईडी है, ये दोनों के ही एडवांटेजेस को कंबाइन करती है, ठीक है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग। सी, अगर मेरे पास दो ग्लासेस हैं एंड इसको मैंने हाफ वाटर से फिल किया है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, एंड फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मैंने इसमें एक एस्पिरिन की टैबलेट डाल दी और इसमें यही टैबलेट मैंने 4 टुकड़ों में तोड़ के डाली, तो इन दोनों में से पहले डिज़ोल्व कौन सा होगा। ऑब्वियसली बी वाला पहले डिज़ोल्व होगा। इसी को हम बोलते हैं वेटेबिलिटी। एंड ऑल्सो जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो यहाँ पर फास्टर हो रहा है बी वाले में, ठीक है। तो वी कैन से कि साइज़ की वजह से केमिकल रिएक्टिविटी भी अफेक्ट हो सकती है एंड वेटेबिलिटी भी अफेक्ट हो सकती है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी, ठीक है। नाउ यही मुझे आपको बताना था स्टार्टिंग में ही, ये कि जो साइज़ है वो नैनो स्केल पे क्यों मैटर करता है। अगर हम किसी भी चीज़ को नैनो स्केल पर लेके आते हैं तो हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई चीज़ कंडक्टर है उसको हम
नैनो स्केल पे ले गए और वो सेमीकंडक्टर बन सकता है। ठीक है, वी सॉ कि हमने ऑप्टिकल और कलर इफ़ेक्ट्स भी हम उसमें चेंज कर सकते हैं। एंड देन केमिकल रिएक्टिविटी देखा हमने। देन एक चीज़ बचती है, मेल्टिंग पॉइंट। देखो, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। मान लो ये एक आयरन की बॉल है, ठीक है, इसको हम बर्नर पे रख देते हैं और इसी आयरन की बॉल को तोड़ के बर्नर पे रखते हैं। कौन सी जल्दी मेल्ट करेगी? अगेन ये वाली। तो हम साइज़ की वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी ऑल्टर कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। एंड वेरिएबिलिटी ऑफ कोर्स हमने देखा। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अप्रोचेस की बात करें कि हम नैनो मटेरियल्स को कैसे बना सकते हैं, तो वी हैव टू अप्रोचेस। एक है आपका टॉप डाउन अप्रोच एंड द अदर वन इज़ बॉटम अप अप्रोच। अब क्या होता है टॉप डाउन अप्रोच में? क्या होता है कि मान लो कोई बल्क मटेरियल है आपके पास एंड आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के एंड देन यू मेक द डिज़ायर थिंग, तो इसको हम बोलेंगे टॉप डाउन अप्रोच। एंड बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि पहले से ही मॉलिक्यूलर प्रिकर्सर्स हमारे पास मौजूद होते हैं जिनको जोड़ के हम नैनो स्ट्रक्चर एटम बनाते हैं। यही डिफरेंस होता है आपका टॉप डाउन अप्रोच में एंड बॉटम अप अप्रोच में। ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी एकदम से डेवलप नहीं हो जाती है। अलग अलग लेवल्स पे हम देखेंगे कि उसमें अलग अलग डेवलपमेंट्स ऐड ऑन होते जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पीरियड था वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स था जिसमें पैसिव नैनो स्ट्रक्चर्स आते थे। ठीक है, इसमें क्या होता था, जो भी एग्जिस्टिंग मटेरियल्स थी उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम इन्हांस कर देते थे। फॉर एग्जांपल नैनो पार्टिकल्स, नैनो ट्यूब्स वगैरह। ठीक है, सेकेंड जनरेशन का पीरियड ये था एंड देन इसमें आ गए एक्टिव नैनो स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या होता था कि इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट कराया जाता था डायनामिक वेज में। जैसे बेस्ट एग्जांपल था इसमें आपका टारगेटेड ड्रग डिलीवरी एंड देन नैनो सेंसर्स एंड नैनो मशीन। ठीक है, अब ये जो पीरियड है अभी के टाइम में हम जो डेवलपमेंट्स कर रहे हैं वो नैनो सिस्टम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि मल्टीपल नैनो डिवाइस को कनेक्ट करके कंबाइन करके इंटीग्रेटेड सिस्टम्स बनाते हैं। ठीक है, इसमें बेस्ट आपका एग्जांपल है नैनो बायो इंटरफेसेस। ठीक है, एंड देन 2035 के बाद जो डेवलपमेंट्स होंगी वो होगा फोर्थ जनरेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स, जिसमें मॉलिक्यूलर नैनो सिस्टम्स आएंगे, जिसमें हम एआई और रोबोटिक्स का यूज़ करके डेवलपमेंट्स करेंगे। ठीक है, नाउ वील अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ नैनो मटेरियल्स। तो देखो, नैनो मटेरियल्स आर क्लासिफाइड बाय हाउ मेनी डायमेंशंस आर कन्फाइंड टू द नैनो स्केल। नैनो स्केल क्या होता है? 1 to 100 नैनोमीटर, दिस इज कॉल्ड नैनो स्केल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक 3D स्ट्रक्चर है, एक हमारे पास ये क्यूब का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये 3D स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशंस कौन कौन से हैं? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अगर इसकी एक डायरेक्शन से हम कन्फाइन कर दें इसको, तो एक 2D स्ट्रक्चर बचेगा विच वुड बी लाइक दिस। इसको हम बोलते हैं क्वांटम वेल। ठीक है, और इसको हम 2 डायरेक्शन से कन्फाइन कर दें तो एक 1 डायमेंशन थिन वायर लाइक स्ट्रक्चर बचेगा, इसको हम बोलेंगे क्वांटम वायर। और अगर हम तीनों साइड से इसको कन्फाइन कर दें तो 0 डायमेंशन नैनो पार्टिकल बचेगा विच वुड बी कॉल्ड क्वांटम डॉट। ठीक है, दिस क्वांटम डॉट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, ये क्या होता है? नैनोमीटर साइज्ड असेंबलीज ऑफ एटम्स होते हैं और ये इतने छोटे होते हैं कि बहुत लिमिटेड स्पेस प्रोवाइड करते हैं किसको? इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए। ठीक है, इसीलिए हम इनको आर्टिफिशियल एटम्स भी बोलते हैं। ओके, इनकी डिस्कवरी हुई थी 2023 में और इनके डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। किसको? एलेक्सी एक्यमोव, लुइस ब्रूस एंड मोंगी बाओइंटी। ठीक है, अब देखो, इन तीनों लोगों को नोबेल प्राइज़ ऑफ केमिस्ट्री मिला था 2023 में फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, जिसमें हॉट इंजेक्शन मेथड्स इन्होंने डेवलप किया था। इससे क्या होता है कि क्वांटम डॉट साइज़ को प्रिसाइजली कंट्रोल किया जा सकता है।
एंड देखो अगर हम किसी चीज़ को प्रिसाइजली कंट्रोल कर सकते हैं तो कॉमर्शियली वो बहुत यूज़फुल हो जाता है, ठीक है। इसके फीचर्स क्या हैं क्वांटम डॉट्स के, कि ये एटॉमिक मटेरियल और बल्क मटेरियल के बीच में इंटरमीडिएट माना जाता है और इसकी प्रॉपर्टी जो है वो स्ट्रांगली साइज पे डिपेंड करती है, ठीक है। लाइट अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन में जो स्मॉलर डॉट होती है वो ब्लू लाइट एमिट करती है एंड जो लार्जर डॉट्स होती हैं वो रेड लाइट एमिट करती हैं, ठीक है। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर थेरेपीज़ में यूज़ किया जाता है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज़ किया जाता है। देखो एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एप्लीकेशन बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ओके। ये हॉट इंजेक्शन मेथड का इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इतना डिटेल, बट स्टिल इफ़ यू वांट यू कैन रीड दिस, ठीक है। ये पार्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एप्लीकेशन का। क्वांटम डॉट्स के एप्लीकेशन ये सारे हैं, लाइक वी हैव ऑलरेडी सीन अर्लियर ऑल्सो, डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज, केमिकल रिएक्शन, सेमीकंडक्टर्स, मेडिकल इमेजिंग, हाइड्रोजन प्रोडक्शन, टेलीकम्युनिकेशन, इन सब में हम क्वांटम डॉट्स का यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि वाटर से हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन एक्सेलरेट कर देते हैं, ठीक है। इजीली हम हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वाटर से, ओके। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। सी वी नो दैट ऑलरेडी एग्रीकल्चर एंड हेल्थ सेक्टर पे क्वेश्चन आ चुका है नैनो टेक्नोलॉजी की रेफरेंस में, ठीक है। बट सी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं, लाइक देखो ये नैनो फर्टिलाइज़र है, इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यूज़ कर सकते हैं एंड हेल्थ सेक्टर से भी इसको रिलेट करके हम आंसर में लिख सकते हैं। सो यू सी एक टॉपिक से हम 2 क्वेश्चंस कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अप्रोच फॉलो किया करो, थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे सोचा करो। टॉकिंग अबाउट नैनो फर्टिलाइज़र्स, देखो नैनो फर्टिलाइज़र्स वो होते हैं जो कन्वेंशनल न्यूट्रिएंट्स या फिर फर्टिलाइज़र्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, इनके ही नैनो स्केल पार्टिकल्स होते हैं नैनो फर्टिलाइज़र्स। बट इनके पास क्या होता है, ग्रेटर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं वो, और ये मच लार्जर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर ग्राम प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल फर्टिलाइज़र्स, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्लांट होता है वो बहुत एफिशिएंटली इनको अब्जॉर्व कर पाता है, जिसकी वजह से जो क्वांटिटी यूज़ की जाती है वो काफ़ी कम हो जाती है। जैसे नॉर्मली अगर आप 10 kg यूरिया यूज़ कर रहे हो, तो अगर नैनो यूरिया यूज़ करोगे तो इसकी क्वांटिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री ग्लोबली टू स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नैनो फर्टिलाइज़र्स। सी इसका सिग्निफिकेंस कि ये यूरिया के यूज़ को 50% से रिड्यूस कर दिया है एंड सॉयल, एयर एंड वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है एंड ऑब्वियसली कन्वेंशनल फर्टिलाइज़र से चीपर है। नाउ सी नैनो यूरिया एक तरह का नैनो फर्टिलाइज़र ही होता है एंड यू कैन यूज़ बोथ ऑफ दीज एग्जाम्पल्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। बट ऑलरेडी एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आ चुका है। नैनो यूरिया के साथ देखो इकोनॉमिकली वायबल होता है, क्योंकि आप देखो डायरेक्टली लीव्स पे भी स्प्रे कर सकते हो तो क्वांटिटी काफ़ी कम लगेगी एंड ईजी अब्सॉर्प्शन होगा, तो फिर रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आएंगे, ठीक है। बट उसके साथ एक कंसर्न है, रीसेंट स्टडी में दिखाया है क्या कि पैडी ग्रेन में प्रोटीन कंटेंट 35% कम हो जा रहा है और वीट ग्रेन में प्रोटीन कंटेंट 24% कम हो जा रहा है नैनो यूरिया के यूज़ से, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रेन यील्ड भी रिड्यूस हो रही है, ठीक है। सो इफ़को ने एक FCO रिसीव किया है। FCO क्या होता है, फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर, ये एक अप्रूवल ऑर्डर टाइप का होता है नैनो जिंक लिक्विड के लिए और नैनो कॉपर लिक्विड फर्टिलाइज़र के लिए। अब इसके पहले नैनो यूरिया लिक्विड और नैनो लिक्विड DAP अप्रूव हो चुके हैं, ठीक है। वी नो जिंक एंड कॉपर जो हैं वो प्लांट्स के एंजाइम फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सो अब नैनो फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने के क्या मेथड्स होते हैं, एक तो आप डायरेक्ट लीव्स पे स्प्रे कर सकते हो जिसको फोलियर स्प्रे बोलते हैं, सॉइल में रिलीज़ कर सकते हो, सॉइल एप्लीकेशन हो गया। सीड ट्रीटमेंट में क्या होता है, सीड्स पे कोटिंग होती है, ओके, जैसे कि नैनो जिंक यूज़ किया जाता है इसमें। देन एक तरीका है हाइड्रोपोनिक एंड ड्रिप इरिगेशन, जिसमें वाटर के थ्रू आप प्रिसाइज सप्लाई दे सकते हो, ठीक है। अब देखो नैनो टेक्नोलॉजी में एक प्रिंसिपल आता है जिसमें
मैकेनिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो एट नैनो स्केल। ठीक है, ये करने के दो तरीके हैं हमारे पास, एक तो है ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर्स एंड दूसरा है पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर्स। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखो ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर में एक एग्जांपल याद कर लो आईआईटी इंदौर के ई शूज़। इसमें क्या होता है कि जब मान लो ये सरफेस है और यहाँ पे ये शूज़ है, आप चल रहे हो तो ये जो कांटेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ये इस एरिया में जो कांटेक्ट है, जो फ्रिक्शन हो रही है, उसकी वजह से जो मैकेनिकल मोशन है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कभी भी दो चीज़ें जब आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस डेवलप होती हैं जिनका यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है, तो ट्राइबो इलेक्ट्रिक में देखो, ट्राइबो इलेक्ट्रिक एंड पीजो इलेक्ट्रिक दोनों में काम सेम होता है कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, बट इसका मैकेनिज़्म ये होता है कि ट्राइबो इलेक्ट्रिक में ये क्या करता है, अपने सराउंडिंग्स से कोई वाइब्रेशन हो रही है या मूवमेंट हो रहा है उसको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हो आईआईटी इंदौर्स ई शूज़। इसमें क्या होता है कि आप ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हो, और इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है पेसमेकर। पेसमेकर कहाँ पे यूज़ होता है, आपकी हार्ट के ट्रीटमेंट्स में यूज़ होता है। ठीक है, सो यू कैन अगेन कनेक्ट दिस विद हेल्थ ऑल्सो। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये देखो ये एप्लीकेशंस हैं, आप ये एप्लीकेशंस मेंशन कर सकते हो कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेल्फ पावर डिवाइसेस में और बायोमेडिकल एप्लीकेशंस, एज आई सेड पेसमेकर्स, इसमें आप इनका यूज़ कर सकते हो। अब देखो पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर्स में क्या होता है, काम दोनों में सेम होता है, मैकेनिज़्म बस अलग होता है। ये भी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बट इसमें क्या होता है कि आप नैनो पार्टिकल्स को सम अमाउंट ऑफ प्रेशर प्रोवाइड करते हो। ठीक है, एडवांटेजेस अगेन वही, फ्लेक्सिबल, लाइट वेट और इजीली आप प्रोसेस कर सकते हो। सी फॉर एग्जांपल हमने एक चीज़ देखी, शूज़ में आप ये यूज़ कर सकते हो ट्राइबो इलेक्ट्रिक या फिर पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर्स। ठीक है, मान लो शूज़ है, अब इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, आप ये अपने जवान को दे सकते हो उनकी मूवमेंट ट्रैक करने के लिए, आप एम्प्लॉयज़ को दे सकते हो अटेंडेंस के लिए। ठीक है, तो ऐसे आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे सोचोगे तो हर एप्लीकेशन से आप देख सकते हो कि आप अलग अलग फील्ड्स में उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। ओके, वी हैव सीन कि हमारा क्या डिफरेंस है। ट्राइबो इलेक्ट्रिक अफेक्ट में कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, सराउंडिंग में कोई मूवमेंट होती है, उसका यूज़ करके आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ये। एंड पीजो इलेक्ट्रिक्स में थोड़ा सा प्रेशर इन्वॉल्व होता है, मैकेनिकल स्ट्रेस इन्वॉल्व होता है। ओके, देखो मेंस में मैकेनिज़्म एक्सप्लेन करने को डायरेक्टली कभी नहीं पूछेंगे ये आपसे, सारे क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, ताकि कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड कि उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। ओके, सो आपका फोकस एप्लीकेशन पे होना चाहिए। एप्लीकेशन की थोड़ी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग रखो और थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग करोगे तो आप खुद भी ये समझ सकते हो कि एक चीज़ को आप अलग अलग एरिया में कैसे यूज़ कर सकते हो। मतलब कोई चीज़ है उसको आप डिफेंस में भी यूज़ कर सकते हो, हेल्थ में भी यूज़ कर सकते हो। हमने देखा जैसे इसके पहले कि ये जो ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर्स हैं इनको हम पेसमेकर में भी यूज़ कर सकते हैं और फिर शूज़ बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा इसका एप्लीकेशन थोड़ा वास्ट हो गया। तो ऐसी चीज़ों को ट्राई करो कि रिकॉल करो, क्योंकि ये एग्जांपल्स आपके मल्टीपल एप्लीकेशन में हेल्प कर रहे हैं। ओके, सी इसमें बस आपको एक चीज़ याद करनी है कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट की जा सकती है। इट इज़ पॉसिबल थ्रू नैनोटेक। उसके बाद आप सारे एग्जांपल्स पढ़ लो, एप्लीकेशंस देख लो, समझ जाओगे। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट नैनो मिशेल्स। नैनो मिशेल्स क्या होते हैं, ये ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हाइड्रोफिलिक आउटर शेल्स जिनकी होती है, यानी बाहर की जो शेल है वो वाटर लविंग होती है और इंटीरियर जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी वाटर फियरिंग।
अब यही जो डुअल प्रॉपर्टी है ये उनको एक नियर परफेक्ट कैरियर की तरह बना देती है, ठीक है। अब ये कैरियर किस लिए यूज़ किए जाते हैं? ड्रग मॉलिक्यूल्स को डिलीवर करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो कैंसरस सेल्स होती हैं, तो कैंसर में क्या होता है कि कोई भी सेल कैंसरस होती है तो फिर वो अपने आप को डिवाइड करके बड़ी होने लगती है। सो मान लो हम देखें कि ये सेल्स इतनी कैंसरस हो गई हैं, बट हमारी ये सेल्स तो अभी ठीक हैं। बट जब हम ड्रग डिलीवरी करते हैं, अगर ड्रग दिया जाता है, तो आपने देखा होगा जिनका कीमोथेरेपी चलता है उनका हेयर लॉस होने लगता है, वेट लॉस होने लगता है। क्यों होता है? यही रीज़न होता है कि आप टारगेटेड डिलीवरी नहीं कर पाते हो केमिकल्स के थ्रू, एंड ये जो आपकी हेल्दी सेल्स हैं वो भी डैमेज होने लगती हैं, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन, एक मेजर यूज़ आप कर सकते हो कैंसर ट्रीटमेंट में, टारगेटेड डिलीवरी ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग्स के लिए, ठीक है, जिससे आप हेल्दी टिश्यूज़ को बचा सकते हो और जो टारगेटेड सेल्स हैं उस पर आप ड्रग डिलीवरी कर सकते हो, ठीक है। एडवांटेजेस ये हैं, टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी, ड्रग डिग्रेडेशन कम हो जाएगा, और टिश्यूज़ को ईजिली परमिएट किया जा सकता है, मतलब परमिएबल होती हैं टिश्यूज़। एंड देन लोअर एडवर्स ड्रग साइड इफ़ेक्ट, यानी कि क्या होता है, जैसे मान लो कोई ड्रग आप दे रहे हो और लिवर को देना है या फिर किडनी को देना है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि अगर किडनी के लिए कोई ड्रग दिया जाता है तो लिवर पे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो उसका, ठीक है। इसकी हेल्प से आप ये कर सकते हो, ओके। नाउ अनदर एप्लीकेशन इज़ गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। सो सी, हमने देखा नैनो स्केल पे जो नॉर्मल चीज़ें भी हैं वो थोड़ा डिफरेंट बिहेव करने लगती हैं। जैसे जो गोल्ड हमें येलो कलर का दिखता है वो नैनो स्केल पे रेड कलर का दिखने लगता है, ठीक है। तो जब कलर में चेंज आ रहा है तो बाकी प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आएगा, उसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम हो जाती है, और उसका जो लाइट अब्जॉर्प्शन का फंक्शन होता है, जैसे ये सोलर रेडिएशंस को नॉर्मली जो गोल्ड अब्जॉर्व करता है उससे बेटर पोजीशन में ये अब्जॉर्व करता है सोलर रेडिएशन को। गोल्ड नैनो पार्टिकल्स की बात करें तो ये NCPOR एंड गोवा यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है, ओके। सी, ये बायोकम्पैटिबल होता है, स्टेबल होता है, नॉन टॉक्सिक होता है। आपको इन वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। बायोकम्पैटिबल मतलब ह्यूमन बॉडी के साथ ये कंपैटिबल होता है, स्टेबल होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, साथ ही इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एज़ कम्पेयर टू बल्क गोल्ड काफ़ी कम होता है। अब उसके एप्लीकेशंस की बात कर लें, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। फोटोथर्मल थेरेपी में यूज़ कर सकते हैं हम, न्यूक्लिक एसिड डिलीवरी में यूज़ कर सकते हैं, ड्रग टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी हो सकती है, एंड यू सॉ कि कलर चेंज होता है, इमेजिंग डाई में यूज़ कर सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल एक्शन में यूज़ कर सकते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका इलेक्ट्रॉनिक यूज़, NOMFET। ये क्या होता है? नैनो पार्टिकल ऑर्गेनिक मेमोरी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिशन। अब बड़ा वर्ड देख के घबराना नहीं है, इसमें क्या होता है, ये बस ह्यूमन सिनेप्सिस को मिमिक करता है। ह्यूमन सिनेप्सिस क्या होते हैं? जैसे ये नर्व एंडिंग्स हैं, इसी को हम सिनेप्स बोलते हैं, तो ये इसको मिमिक करता है, ओके। नाउ गोल्डीन, गोल्डीन क्या होता है कि जैसे मान लो ये गोल्ड पार्टिकल है तो इस पर गोल्ड एटम की शीट्स लगी रहती हैं, एक गोल्ड पार्टिकल होता है। बट गोल्डीन क्या होता है? ये 1 एटम थिक गोल्ड शीट होती है, मतलब बस एक एटम थिक एक शीट होगी, ठीक है। अगेन इसको भी इसके एप्लीकेशंस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एंड इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, एप्लीकेशंस आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है? कैटलिस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ किया जाता है, इकोनॉमिकली काफ़ी वायबल हो जाता है, CO2 कन्वर्जन में यूज़ किया जाता है, और हाइड्रोजन जनरेशन में, क्लीन एनर्जी में यूज़ किया जाता है। इसको अच्छे से कर लेना क्योंकि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, तो ये एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। मेथड ऑफ प्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेथडोलॉजी इतना, देखो नैनोटेक में मेथड्स जो होते हैं वो काफ़ी एडवांस लेवल पे होते हैं, तो मेथड्स वो आपसे नहीं पूछने वाले हैं, बट हाँ एप्लीकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ट्राई करो कि एप्लीकेशंस सारे अच्छे से आपको याद हों। देन अगेन फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड्स के साथ भी वही चीज़ है कि ये काफ़ी छोटे होते हैं नैनो डायमंड्स, बट इनका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो कार्बन नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी लाइट्स एमिट कर सकते हैं जब हाई फ्रीक्वेंसी लाइट्स पे एक्सपोज किया जाए उनको, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है ना, इमेजिंग, सेंसिंग और क्वांटम टेक्नोलॉजी में काफ़ी आपके मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाते हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगेन इसका एप्लीकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, और एप्लीकेशन आपको
पढ़ना पड़ेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको बता सकती हूँ, ये आपको खुद याद रखना पड़ेगा. सो हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग, माइक्रो स्केल टेम्परेचर सेंसिंग, कोरिलेटिव माइक्रोस्कोपी एंड सेल ट्रैकिंग में ये हेल्प कर सकता है. देखो, इसको वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट डिस्को पार्टी भी बोलते हैं. बैक हैंड नॉलेज है, ये आपको पता होना चाहिए. सो इफ़ यू नो कि इमेजिंग में कुछ हो रहा है, तो ऑब्वियसली विजुअल इफेक्ट्स कैसे आते हैं, जब लाइट किसी चीज़ पे पड़ती है और फिर वो जिस लेवल की एनर्जी वापस ट्रांसमिट करता है, उस हिसाब से हम कलर्स को देख पाते हैं. तो अब जब हमको पता है कि इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट्स में काफ़ी वेरिएबिलिटी है, तो ऑब्वियसली ये हमारे विजुअल एक्सपीरियंसेस थोड़े अच्छे कर रहा होगा. सो ऐसे लॉजिकल थिंकिंग करके आप समझ सकते हो कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं. ओके, देन हाइब्रिड नैनो पार्टिकल्स. हाइब्रिड नैनो पार्टिकल्स में क्या होता है कि दो डिफरेंट नैनो पार्टिकल्स को कंबाइन करके एक सिंगल हाइब्रिड सिस्टम बनाया जाता है. इसमें क्या है, स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती है. मतलब अगर आपको किसी एक चीज़ पे फोकस करके टारगेट करना है तो आप ये कर सकते हो. ठीक है, तो ये कैंसर स्क्रीनिंग के लिए एक अच्छा पोटेंशियल साबित हो सकता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं. ठीक है, अब देखो, नैनोटेक में अगर मैकेनिज़्म और मेथड्स पे जाएं तो ये बहुत एडवांस्ड होते हैं. ठीक है, जो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे. हमें बस एप्लीकेशन पे फोकस करना है. बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बता दी है और एप्लीकेशंस आप एक बार पढ़ोगे तो आप आराम से ये कर सकते हो. देखो, हाइब्रिड नैनो पार्टिकल्स में एक एग्जांपल आप ऐड कर सकते हो, IIT मद्रास का वाटर ड्रॉपलेट्स एंड नैनो पार्टिकल फॉर्मेशन. इसमें क्या फाउंड किया था इन लोगों ने कि वाटर माइक्रो ड्रॉपलेट्स कैन डायरेक्टली फॉर्म नैनो पार्टिकल्स एंड ड्रामेटिकली इन्हांस केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, केमिकल रिएक्शंस इन्हांस हो रहे हैं तो फिर इम्प्लीकेशंस उसके क्या होंगे, प्रोटोसेल्स में यूज़ किया जा सकता है और एग्रीकल्चर में यूज़फुल साबित हो सकता है. ये दूसरा एप्लीकेशन है कार्बन नैनो ट्यूब्स. ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको कट कर लेना. ठीक है, दिस इज़ सेपरेट थिंग और अभी हम कार्बन नैनो ट्यूब्स पढ़ेंगे. तो कार्बन ऐसा एटम है कि आपको पता है कि कार्बन अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. जैसे डायमंड हो गया, कोल हो गया, ग्रेफाइट हो गया. ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ कार्बन है. जैसे अगर कार्बन को हम बहुत टाइटली पैक कर देंगे तो वो डायमंड हो जाएगा. कार्बन अगर ऐसे शीट्स में स्टोर होगा तो वो ग्रेफाइट हो जाएगा. ऐसे ही एक चीज़ होती है बकमिंस्टर फुडलिन. इसमें कार्बन के 60 एटम्स होते हैं और वो एक फुटबॉल की तरह अरेंज्ड होते हैं. अब हम यहाँ कार्बन के नैनो मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो उसके पहले लेट मी टेल यू ग्राफाइट कैसा होता है. इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ये पतली पतली शीट्स होती हैं और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं. ठीक है, अब मान लो हम ये एक शीट उठा लेते हैं, ये एक शीट उठा लेते हैं, इसको हम कहते हैं ग्राफीन. जैसे वहाँ हमने पढ़ा था गोल्ड का गोल्डीन. गोल्ड में हमने क्या पढ़ा था, ये गोल्ड का स्ट्रक्चर है. 1 एटम थिक शीट को हम गोल्डीन बोल रहे थे. ठीक है, तो अभी ये जो ग्राफीन है, अगर मान लो ये ग्राफीन की ये एक शीट हमने उठा ली और इसको रोल करके हमने एक ट्यूब के फॉर्म में बना दिया. ठीक है, अब इसको मान लो इधर से ऐसे रोल करोगे, इधर से ऐसे रोल करोगे तो ये ट्यूब बन जाएगा. इसको हम बोलते हैं कार्बन नैनो ट्यूब. ओके, अब देखो, अगर यही जो सिंगल शीट है इसको आप रोल करोगे तो इट वुड बी कॉल्ड सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब. ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये मल्टीपल लेयर्स होती हैं. अगर इसको रोल करोगे तो दिस वुड बी कॉल्ड मल्टीपल लेयर कार्बन नैनो ट्यूब. ओके, इसके एडवांटेजेस में अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ही नोवेल प्रॉपर्टीज शो करता है. देखो, ये क्या है, लाइट वेट होता है बहुत ज़्यादा,
हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी सबसे ज़्यादा होती है। हाउएवर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद करनी है वो ये है कि ये बायोकम्पैटिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब जैसे मान लो ग्राफीन है, इसको अगर हम डायरेक्टली बॉडी में इंसर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली कोई इम्यून रिएक्शन होगा और वो कंपैटिबल नहीं होगा हमारी बॉडी के साथ। इसीलिए कार्बन नैनो ट्यूब्स जो होते हैं वो बायोकम्पैटिबल नहीं होते हैं। इनका जो मेजर एप्लीकेशन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल्स में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पेस और एरोस्पेस इंडस्ट्री में होता है। अब ये देखो डिफरेंट सेक्टर्स में नैनो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ये सिंपली आपको याद करना है सो दैट आपके पास एक दो एग्जांपल्स हों लिखने के लिए कि सनस्क्रीन्स में ये चीज़ें यूज़ होती हैं, नॉन फ्लेमेबल फर्नीचर में नैनो कोटिंग होती है, फैब्रिक्स और बॉडी आर्मर बनते हैं क्योंकि जो नैनो फाइबर्स होते हैं वो बहुत लाइट वेट होते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, ऑप्टिकल फिल्म्स, क्वांटम डॉट्स। ठीक है, इन सब का एप्लीकेशन आप एक बार देख लेना अच्छे से। नाउ अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ, नैनो टेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आ चुका है, हेल्थ पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अगर नैनो टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आता है तो मोस्ट प्रोबेबली इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आएगा या फिर स्पेस और डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में बिठा के ऐसे आप सारे एग्जाम्पल्स याद कर लेना, सबके 2-3 एग्जाम्पल्स आपको याद करना। टॉकिंग अबाउट इन्वायरमेंटल रेमीडिएशन, देखो नैनो सेंसर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम पॉल्यूटेंट्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में नैनोटेक का यूज़ हो सकता है और नैनो मेम्ब्रेन्स डीसेलिनाइजेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो करंट में थी वो आप यहीं पे नोट कर लो। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, ठीक है, ये एनर्जी पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये नैनोटेक में इसमें क्या होता है, प्लैटिनम के नैनो क्रिस्टल्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अदर थिंग इज़ दूसरा है आपका नैनो सोलर सेल्स। नैनो सोलर सेल्स, इसमें क्या होता है कि स्पेक्ट्रम इसकी काफ़ी वैरायटी की होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज़ किया जाता है। ओके, इसके अलावा आप एक एग्ज़ाम्पल नैनो पेपर टॉवल का भी याद कर सकते हो। इसको इन्वायरमेंट में जो ऑयल स्पिल्स होते हैं उसको ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, सो ये एग्जांपल्स थे हमारे इन्वायरमेंटल रेमेडिएशन के। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में नैनोटेक का क्या रोल है, आप देखते हो बायोफ्यूल प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, एंजाइम्स के नैनो बायो इंजीनियरिंग हो रही है। फिर सोलर पैनल्स जो हैं वो TENG टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। TENG टेक्नोलॉजी क्या है? TENG मतलब ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर। हमने ऊपर पढ़ा था ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसमें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफ़र किया जाता है नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया हाइड्रोजन इकोनॉमी में हेल्प कर सकता है, नैनो ट्यूब स्क्रबर्स में ये हेल्प कर सकता है, वी सॉ गोल्ड नैनो पार्टिकल्स उसमें हेल्प कर सकता है, सोलर पैनल्स बन सकते हैं क्योंकि वो सोलर रेडिएशन बहुत अच्छे से अब्जॉर्व करने लगता है। ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब्स वी हैव अंडरस्टूड, और ग्राफीन ये आपका ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये हो गया आपका एनर्जी सेक्टर। इस साल के लिए अगर नैनोटेक आप पढ़ रहे हो तो अपना फोकस इन्वायरमेंटल रिमीडिएशन और एनर्जी सेक्टर और इसके अलावा स्पेस एंड डिफेंस, इन चारों को ध्यान में रख के पढ़ना और इनके अच्छे एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर हम पढ़ चुके हैं, नैनो हर्बिसाइड पेस्टिसाइड्स, नैनो फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र्स, सिल्वर नैनो पार्टिकल्स, इसी के साथ हमने ये जिंक और कॉपर भी पढ़ा था। ठीक है, नैनो सेंसर्स का यूज़ करके फार्मिंग जो है वो बहुत
प्रिसाइजली हम कर सकते हैं। ठीक, अब हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं। हेल्थ सेक्टर में एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, इसको एलाइजा टेस्ट बोलते हैं, सिंपली बस नाम याद कर लेना। प्रोस्थेटिक डिवाइसेस जो बनती हैं उसमें नैनो मटेरियल्स का यूज़ होता है। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी यूज़ की जाती हैं। देखो, नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए ये टर्म्स थोड़े से टफ हो सकते हैं, बट इसकी डेप्थ में आपको बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, बस आपको ये एप्लीकेशंस पढ़ लेने हैं और याद कर लेना है। दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर द आंसर। ओके, इसी के साथ एक चीज़ होती है नैनो हाइड्रोजेल बेस्ड आई ड्रॉप्स। ठीक है, इनका अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है और रिज़ल्ट क्या होता है कि काफ़ी अच्छे से आपको बहुत जल्दी और बहुत विजिबल रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। ओके, अब देखो, डिफेंस में आई टोल्ड कि लाइट वेट मटेरियल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और वेट इसका काफ़ी कम होता है कंपैरेटिवली। ठीक है, इसके अलावा प्रिसीजन गाइडेंस मिसाइल्स यूज़ की जा सकती हैं। और एक और चीज़ होती है नैनो ड्रोन। नैनो ड्रोन को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा बारबरस तरीका हो जाएगा एनिमी को यूज़ करने के लिए, लेकिन नैनो ड्रोन्स क्या करते हैं कि सीधे आप एनिमी के हेड में नैनो ड्रोन्स फायर कर सकते हो जिससे उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, फिर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, क्वांटम डॉट्स जो होते हैं वो एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाते हैं। ठीक है, उनकी हेल्प से हम एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बना सकते हैं। ग्राफीन जो है वो आपकी फ्लेक्सिबल टच स्क्रीन्स में हेल्प कर सकती है। इसके अलावा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ किया जा सकता है नैनो टेक्नोलॉजी का। एंड कार्बन नैनो ट्यूब्स जो हैं वो हमारे रेगुलर सिलिकॉन बेस्ड चिप्स को रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड नैनो टेक्नोलॉजी। वैसे तो ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में भी नहीं है, बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ। 2007 में नैनो मिशन स्टार्ट किया गया था। ये एक प्रोमिनेंट साइंटिस्ट का नाम है जो इसमें आता है। एंड जो इनिशिएटिव है वो उसका मेन फोकस क्या है, साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इंटरनेशनल पार्टनरशिप ये मेंटेन करना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस कर लिए। ठीक, इंस्टीट्यूशनल पिलर्स की अगर हम बात करें तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपका IIT बॉम्बे में है। एंड दिस इनकोसैट, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, इंडियाज़ फ्लैगशिप नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब देखो होलिस्टिक स्ट्रैटेजी क्या होती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ना आप किसी भी टेक्नोलॉजी पे अगर क्वेश्चन आता है और आपको कोई आइडिया नहीं है तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो आंसर को। ठीक है, एक टैबुलर फॉर्म बना सकते हो। किसी भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए ये 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, पीपल, फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, और इन्हीं के पॉजिटिव नेगेटिव्स पे आप ध्यान दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद ज़रूरत आती है प्रोडक्शन की। ठीक है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो टेक्नोलॉजी का रेगुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। आप कुछ भी ऐसे स्टोन पेल्टिंग मशीन नहीं बना सकते हो। ठीक है, ऑब्वियसली वो आप कुछ भी ऐसा बनाओगे जो लोगों के हित में होगा। ठीक है, एंड देन लास्टली लीडरशिप क्वालिटीज़ की आप उसको वर्ल्ड में कैसे प्रेजेंट करोगे। ओके, सो ये एक जनरल स्ट्रैटेजी है कि अगर आपको कोई आइडिया नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, अगर कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स आप ऐसे बना सकते हो इन चीज़ों को ध्यान में रख के। ओके, नाउ अब ये कुछ मिसलिनियस टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे जो हमारे करंट अफेयर्स में थी। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, वैसे तो ये आप आराम से पढ़ सकते हो क्योंकि केवल एप्लीकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ ही हैं, बट फिर भी मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन के साथ समझा देती हूँ। ठीक है, देखो नैनोपोर टेक्नोलॉजी क्या होता है ना कि इसमें नैनो स्केल होल्स का यूज़ किया जाता है। और देखो साइंस एंड टेक में ना हमेशा एक काम किया करो कि कोई भी वर्ड होता है तो उसको एक बार ब्रेक करके उस पर लॉजिकल थिंकिंग करने की कोशिश किया करो। अब यहाँ पे पोर आ रहा है। ठीक है, नैनोपोर टेक्नोलॉजी में क्या होता है, नैनो स्केल होल्स यूज़ किए जाते हैं और उनसे हम ये पता लगाते हैं कि जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, चार्ज्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में कितना चार्ज आ रहा है। अब इसकी हेल्प कहाँ हम लेते हैं, रियल टाइम जेनेटिक सीक्वेंसिंग में। ठीक है, जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं DNA और RNA, इनके सीक्वेंस में काफ़ी हेल्प मिलती है इससे। ठीक है,
इससे हम डिजीज़ को भी डिटेक्ट कर सकते हैं और अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। देन नैनो ट्रांसपोर्टर्स। नैनो ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं? ये नैनो स्केल डिलीवरी, अगेन मैंने बोला था इसमें देखो ट्रांसपोर्ट आ रहा है, ये डिलीवरी, नैनो स्केल लेवल पे डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि स्पेसिफिक टारगेट साइट्स के लिए, जैसे कि कोई सेल या टिश्यू है तो स्पेसिफिक टारगेट साइट्स के लिए कोई ड्रग पहुंचाना है अगर, तो वो कंट्रोल्ड मैनर में ये पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अब इससे हमें दो बेनिफिट्स होते हैं कि क्या होता है, एक तो जैसे मान लो इस टिश्यू पे ड्रग देना है तो इसके बगल में जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज नहीं होंगी, एंड दूसरा कि अगर हमें पता है कि हमारा ड्रग केवल यहीं पे जा रहा है तो जो ड्रग की क्वांटिटी होगी वो भी कम यूज़ की जाएगी, ठीक है, जिससे साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं। जैसे अगर हम कोई दवा खाते हैं तो क्या होता है, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है। मान लो कोई दवा हमने खाई तो वो ब्लड में जाती है, ठीक है, और फिर ब्लड से सारे ऑर्गन्स में पहुंचती है, ठीक है। मान लो कोई दवा हम लिवर के लिए खा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे ही होगा, पहले ब्लड में जाएगा और वो फिर लिवर तक पहुंचेगा, बट लिवर के साथ साथ वो किडनी तक भी जाएगा, आपके बाकी ऑर्गन्स तक भी जाएगा, ठीक है, जिनको ज़रूरत नहीं थी। तो साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, बट टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में हम यही करते हैं कि जहाँ पे ड्रग की ज़रूरत हो हम केवल वहाँ पे ड्रग को पहुँचा सकें, जो कि नैनो ट्रांसपोर्टर्स की हेल्प से हम कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नैनो बबल टेक्नोलॉजी, ये क्या होता है? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मॉल बबल्स होते हैं जो कि लगभग 70 से 120 नैनोमीटर्स के होते हैं, जो कि आपका जो एक सिंपल नमक का दाना होता है उससे अराउंड 2500 गुना छोटे होते हैं, ठीक है। अब भले ही इसका साइज़ छोटा हो, बट इसकी जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं, जिनकी वजह से ये वाटर क्लीनिंग में, एग्रीकल्चर में और हेल्थ केयर में यूज़ किए जाते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है ना, नैनो बबल्स जो होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सरफेस चार्ज कैरी करते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से वो आपस में कोलाइड नहीं करते हैं, और जैसे पानी है उसके ऊपर तेल डालो तो ये तेल अलग तैरता हुआ दिखता है ना, अलग अलग पानी और तेल, तो वैसे ही ये भी अलग रहते हैं। तो ये किस में यूज़ किए जाते हैं? वाटर प्योरिफिकेशन में, एग्रीकल्चर में और हेल्थ केयर में, ओके। सो दिस वॉज नैनो टेक्नोलॉजी। चलो एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। देखो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है नैनोटेक में, वो ये है कि नैनोटेक डिफरेंट क्यों है। नैनोटेक में क्या होता है कि सारी चीज़ें नैनोमीटर में यूज़ की जाती हैं, विच इज़ 10⁻⁹ मीटर स्केल। ये हम नैनोमीटर पे चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वांटम कन्फाइनमेंट होती है, जिसकी वजह से हमने पढ़ा था, जैसे ये कोई सॉलिड है और ये बैंड्स हैं, इन बैंड्स में ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, तो ये बैंड गैप जो है, बैंड गैप बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल बिहेवियर में चेंजेस हमें दिखने को मिलते हैं, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी को बनाने के दो अप्रोचेस होते हैं, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। अगेन 2023 में नोबेल प्राइज़ मिला था इन लोगों को, किस लिए? डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। जो इसमें एक चीज़ आपको याद करनी है वो है, जो स्मॉलर क्वांटम डॉट्स होते हैं वो ब्लू लाइट एमिट करते हैं, और जो लार्जर क्वांटम डॉट्स होते हैं वो रेड लाइट एमिट करते हैं, ठीक है। इंडिया का एज इसमें क्या है कि इंडिया फर्स्ट कंट्री है जो कि कॉमर्शियली नैनो फर्टिलाइजर्स बना रहा है, ठीक है। इसके अलावा रियल वर्ल्ड में हमें जो एप्लीकेशंस पढ़ने थे हमने वो डिस्कस किया, ठीक है, जैसे क्वांटम डॉट टीवी, इशूज़ हो गया आपका, पेसमेकर हो गया, कैंसर किलिंग हाइब्रिड नैनो पार्टिकल्स हो गया, गोल्डीन था हमारा 1 एटम थिक गोल्ड, नैनो बबल्स हो गए, एंड ऊपर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, नैनो ट्रांसपोर्टर, नैनोपोर टेक्नोलॉजी। अब देखो इसको रिवाइज करने का क्या तरीका होना चाहिए। आप इंडेक्स खोलो, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, याद आया हमने क्या पढ़ा था कि बैंड्स होते हैं, यहाँ पे ही इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में ऑपरेट करते हैं, इनकी वजह से ही चेंजेस आते हैं। रिवाइज कर लिया आपने, चेंजेस कैसे कैसे आते हैं? ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ बदलती हैं, केमिकल चेंजेस आते हैं, और वेटेबिलिटी बदलती है, यहीं पे नोट कर लो, और मेल्टिंग पॉइंट में चेंजेस आते हैं, ठीक है। फिर जनरेशन में हमने देखा फर्स्ट टू
4th जनरेशन नैनो मटेरियल्स। क्या क्या था रिकॉल कर लो, ठीक है। अब नैनो मटेरियल के टाइप्स में आते हैं। क्वांटम डॉट्स हमने पढ़ा था, ठीक। क्या होता है क्वांटम डॉट, किसको नोबेल प्राइज़ मिला था, कब मिला था, ओके। एप्लीकेशन की बात करें, नैनो फर्टिलाइज़र समझ लिया हमने। नैनो यूरिया क्या होता है, ट्राइबो इलेक्ट्रिक, पीजो इलेक्ट्रिक क्या होता है, नैनो मिशिल्स क्या होते हैं, गोल्ड के नैनो पार्टिकल और गोल्डीन क्या था, फ्लोरेसेंट नैनो डायमंड्स, हाइब्रिड नैनो पार्टिकल्स एंड मिनरल नैनो पार्टिकल्स जिसमें कार्बन नैनो ट्यूब था, ठीक है। हो गया। एप्लीकेशंस आप लिख लोगे इसके। इंडिया एंड नैनोटेक में हमने क्या पढ़ा, आपको याद, आप रिकॉल कर सकते हो कि इंडिया का नैनो मिशन कब स्टार्ट हुआ था, और 3 चीज़ों पे फोकस करता है ये। एक, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और साइंटिफिक एडवांसमेंट, ठीक है। अब कुछ मिसलीनियस चीज़ें भी हमने पढ़ी थी, नैनो पोल टेक्नोलॉजी, नैनो ट्रांसपोर्टर्स, नैनो बबल टेक्नोलॉजी। बस रिवाइज हो गया, 5 मिनट का काम था, और यहीं पे आप बाकी चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई भी आंसर आप लिख रहे हो, तो अगर स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आया है तो आई वुड से कि इंट्रो आप उस टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बॉडी में स्पेसिफिक क्वेश्चन में जो पूछा है आपको वही लिखना है, उसके ड्रॉबैक्स लिखने हैं, उसके पॉजिटिव्स लिखने हैं, उसके नेगेटिव्स लिखने होंगे, ठीक है। एंड कंक्लूजन में कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके 2-3 चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। पहला कि वो बेनिफिट किसको कर रही है, उससे सोसाइटी का क्या बेनिफिट होगा, उससे सोसाइटी का क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। दूसरा, वो हार्म किसको करेगी, ठीक है। तो अगर हार्म करेगी तो आपको ये नहीं लिखना है कंक्लूजन में कि ये हार्म किसको करेगी, इसके लिए भी आपको फ्यूचर पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट्स लिखने होंगे कंक्लूजन में, क्योंकि कंक्लूजन इज़ द लास्ट थिंग जो एग्जामिनर पढ़ रहा है, तो वहाँ पे आपको मेक श्योर कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आप छोड़, और वे फॉरवर्ड में आप क्या प्रपोज कर सकते हो, क्या पॉजिटिव्स आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट होना चाहिए आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आंसर का, ठीक है। तो वैसे तो मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि टेक्नोलॉजी पूछ ली गई एंड देन एक सर्टेन फील्ड में उसके एप्लीकेशंस पूछ लिए गए, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाता है हैंडल करने के लिए। बट एज वी सॉ लास्ट ईयर थर्मोन्यूक्लियर पे क्वेश्चन आया था, तो आपको ये जो मिशंस हैं, ये जो इनिशिएटिव्स हैं, वो याद होने चाहिए सो दैट उनके पॉइंट्स को यूज़ करके आप अपना आंसर अच्छा बना सको, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे, वी आर डन विद नैनो टेक्नोलॉजी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन कीप स्टडिंग, गुड बाय।